बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 30 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। अमरीका, इसराइल और ईरान जंग को आज एक महीना यूं कह लें कि मुकम्मल हो गया। 28 फरवरी को ये जंग जो है वो शुरू हुई थी, अमरीका और इसराइल के हमले के साथ शुरू हुई थी। तो तकरीबन एक महीना यूं कह लें कि मुकम्मल हो गया इस जंग को, और ये जंग बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज के ऊपर है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर ये जंग पहुँच चुकी है। ये डिसाइसिव वक्त है इस जंग को लेकर। जब भी आप खबरें देख रहे होंगे तो आप इसी नज़र से देख रहे होंगे कि अगले ही लम्हे क्या करवट ले ले ये जंग, कोई पता नहीं लगता। क्योंकि ये यूरोप नहीं है, ये मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट का रीजन बड़ा एनर्जी रिच रीजन है। ट्रेड रूट्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे स्विज कनाल है, रेड सी है, फिर अबनाए हुर्मस जो कि तकरीबन एक महीने से बंद पड़ी है। तो इतनी लंबी जंग भी ये जो रीजन है वो अफोर्ड नहीं करता। यूरोप तो खैर 2-2, 4-4 साल लंबी जंगें भी अफोर्ड करता है, क्योंकि वहाँ पर से इतना कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट भी नहीं गुजरता, वो इतना एनर्जी रिच भी नहीं है। फिर अल्टरनेट रास्ते भी हैं, यहाँ पर चौक पॉइंट्स हैं। जैसे ये अबनाए हुर्मस है, ये अगर बंद हो जाए तो आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया की यूं कह लें कि सांस रुक गई है। तो यही वजह है कि ये बड़ा क्रिटिकल वक्त है, बड़ा क्रूशल वक्त है इस जंग को लेकर, डिसाइसिव वक्त है। क्योंकि एक महीना ये जंग जो है वो लटक गई, जो कि पूरी दुनिया इस रीजन के अंदर इतनी लंबी जंग अफोर्ड नहीं करती। और जिस तरह का फैसला रशिया की जानिब से सामने आया इस क्रिटिकल वक्त में, जो क्रूशल फैसला रशिया की जानिब से सामने आया, तो उस फैसले के बाद यूं कह लें कि ज़्यादा से ज़्यादा 24 या फिर 48 घंटों के अंदर अंदर या तो इस जंग को बंद करना पड़ेगा या फिर ये जंग एक बड़ी जंग में कन्वर्ट हो जाएगी। जो फैसला रशिया की जानिब से सामने आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, चांसेस क्या ज़्यादा हैं? इस जंग बंद होने के चांसेस ज़्यादा हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर, या फिर इस जंग के बड़े होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको मालूम है कि इस जंग को बंद करने की कोशिशें तो बहुत की जा रही हैं, इस्लामाबाद के अंदर की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ बहुत इंपॉर्टेंट बैठक थी, 4 वज़राए ख़ारजा इंक्लूडिंग पाकिस्तान यहाँ पर सर जोड़कर बैठे। फिर इस मीटिंग से बाहर आकर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने क्या बातें बताई कि जी क्या डिस्कस हुआ इस मीटिंग के अंदर, और एक्चुअली क्या डिस्कस हुआ इस मीटिंग के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तो जाहिर है कि नहीं बताया कि एक्चुअली इस मीटिंग के अंदर डिस्कस क्या हुआ और इस मीटिंग से क्या पैगाम इनकी जानिब से गया है ईरान के लिए, अमेरिका के लिए नहीं बल्कि ईरान के सामने। इन्होंने एक कंडीशन रखी है कि जी ये मुज़ाकरात इस कंडीशन में आगे बढ़ सकते हैं, वो कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहली वजह मैं आपको बता दूं कि आने वाले 24 से 48 घंटों में इस जंग को या तो बंद करना पड़ेगा या फिर हिकमत अमली को तब्दील करना पड़ेगा। ये जो हिकमत अमली है अमेरिका और इसराइल की, आपको मालूम है कि ये हिकमत अमली कोई एक हिकमत अमली नहीं, बल्कि इन्होंने मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजीज हैं वो इन्होंने लड़ा कर देख लिया, लेकिन एक भी गोल, इन्होंने चाहे दर्जनों स्ट्रेटजीज तब्दील की हैं, लेकिन एक भी गोल ये अचीव नहीं कर सके ईरान के अंदर, अमेरिका हो या फिर इसराइल हो। इन्होंने स्कूल्स को टारगेट कर लिया, इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर लिया, इवन कि इन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर लिया। ईरान की जानिब से टिट फॉर टैट अटैक सामने आ रहे हैं। कोई ये जिस तरह के दावे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किए जा रहे हैं कि हमने ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, जो चीज़ तबाह करने वाली है वो इनकी जानिब से तबाह नहीं की गई। यानी कि ईरान के मिसाइल भी फायर किए जा रहे हैं, ईरान की जानिब से ड्रोन्स भी फायर किए जा रहे हैं, ईरान की जानिब से ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो भी महफूज हैं। तो फिर स्कूल्स को टारगेट करना, कॉलेजेस को टारगेट करना, हॉस्पिटल्स को टारगेट करना, या फिर ये एनर्जी प्लांट्स को टारगेट करना, तो इससे अमेरिका और इसराइल अपनी फ्रस्ट्रेशन तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये इस स्ट्रेटजी से ईरान को प्रेशराइज करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं। लीडरशिप को टारगेट करने से भी वो जो इनका गोल था कि जी मुजाहरे छिड़ जाएंगे, ईरानी बाहर आ जाएंगे, उल्टा मैंने आपको बताया। बल्कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि इसराइली बाहर आ गए नेतन्याहू के खिलाफ और अमरीकी बाहर निकले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। तो कोई भी स्ट्रेटजी अमरीका और इसराइल की, कोई भी स्ट्रेटजी ईरान के अंदर काम नहीं कर रही, बल्कि उल्टा इनको लेने के देने पड़ रहे हैं। जो भी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हैं तो ईरान की जानिब से जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। इवन के हाइफा के अंदर, इसराइल के अंदर जो इनकी रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको ईरान की जानिब से सक्सेसफुली हिट किया गया। हिजबुल्ला की जानिब से भी हिट किया गया हाइफा की पोर्ट को। फिर कुवैत के अंदर और डिफरेंट अरब कंट्रीज के अंदर भी जो
انرجی انفراسٹرکچر ہے اس کو ایران کی جانب سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل نے ایران کے انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے کی غلطی کی تھی تقریباً 2-3 روز قبل میرا خیال ہے، تو ایران کی جانب سے اسی وقت یہ بیان سامنے آ گیا تھا کہ اب تم نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے، ہم نے تمہیں بعد رہنے کا کہا تھا لیکن تمہیں خیر زبان سمجھ نہیں آتی، لاتوں کے بھوت ظاہر ہے کہ باتوں سے تو نہیں مانتے، اب لاتیں مار کر ایران نے ان کو یہ تو بتا دیا کہ بھائی تمہاری کوئی اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی، بلکہ ایک کے بعد ایک حزب اللہ، پھر حوثی مجاہدین، پھر عراق کی جو مزاحمتی گروپ ہے ان کی جانب سے بھی اسرائیل اور امریکہ کو بہت زیادہ سرپرائزز دیے جا رہے ہیں۔ ایون کہ 2 روز قبل تو حوثی مجاہدین آپ کو معلوم ہے کہ اس جنگ کے اندر داخل ہو گئے، تو امریکہ اور اسرائیل مزید سٹریٹجیز ان کے پاس نہیں ہیں۔ ایون کہ ان کے پاس تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے پاس تو فوجی بھی باقی نہیں بچے، سٹریٹجیز تو ختم ہو گئی، فوجی بھی ختم ہو گئے، اور زیادہ کریڈٹ جاتا ہے لبنان کے حزب اللہ کے مجاہدین کو، کہ ڈیلی میں آپ کو واٹس ایپ چینل کے اوپر بتا بھی رہا ہوں، دکھا بھی رہا ہوں، واٹس ایپ چینل کا لنک آپ کو کامنٹس باکس میں مل جائے گا، کہ ڈیلی یہ اپنی لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں صدرن لبنان سے۔ تو یہ ان کو فوجیوں کی بھی کمی کا سامنا ہے، ان کی سٹریٹجیز بھی ختم ہو چکی ہیں، تو اب 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس جنگ کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ آبنائے ہرمز بھی بند ہے۔ آبنائے ہرمز کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے، اور یہ دوسری وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس جنگ کو 24 سے 48 گھنٹوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بند کرنا پڑے گا، یا پھر بڑا کرنا پڑے گا، کیونکہ اسٹریٹجی تو کوئی کام نہیں کر رہی، آبنائے ہرمز کو کھلوا نہیں سکے، ان کے اتحادی ان کا ساتھ نہیں دے رہے، نیٹو ممالک کی جانب سے ان کو کس طرح کے جوابات دیے جا رہے ہیں وہ تو خود ڈونلڈ ٹرمپ بتاتا ہے، ہر میڈیا انٹریکشن کے دوران بتاتا ہے، اور یہ خطہ میں نے آپ کو انٹرو کے اندر بتایا کہ یہ اس طرح کی جنگ مزید افورڈ نہیں کرتا کہ آبنائے ہرمز بند ہو، اور جو پوری دنیا کے اندر انرجی کے کرائسس ہوں انکلوڈنگ امریکہ، پوری دنیا کے اندر انرجی کے کرائسس جو ہیں وہ ڈیلی بڑھ رہے ہیں۔ آج بھی عالمی مارکیٹ کے اندر آئل کے پرائسز بہت زیادہ بڑھے ہیں، اور اس کی ایک وجہ تو یہ آبنائے ہرمز کا بند ہونا ہے، اور دوسری وجہ رشیا کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ رشیا جس پر سے پابندیاں ہٹا دی گئی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ آبنائے ہرمز بند ہوئی نا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے روس پر سے پابندیاں ہٹا دی۔ نیٹو ممالک، یوکرین نے بہت زیادہ چیخو پکار کی کہ یار آپ مڈل ایسٹ کی جنگ کے چکر میں، اسرائیل کی جنگ کے چکر میں آپ ہمیں کیوں یہاں پر متاثر کر رہے ہیں، آپ نے رشیا پر سے سینکشنز ہٹا دی، تو رشیا تو اپنی جو وار مشین ہے وہ تو اور تیز چلائے گا یوکرین کے خلاف، نیٹو کنٹریز کے خلاف، یورپ کے خلاف۔ لیکن ظاہر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اور تو کوئی آپشن نہیں تھا، مارکیٹ کو سانس آئے، مارکیٹ کے اندر آئل آئے، تو اس کے لیے اس نے رشیا پر سے سینکشنز ہٹا دیں، اور پھر کچھ جو اپنے ریزروز وغیرہ ہیں وہاں سے G7 کنٹریز نے جو ریزروز ہیں وہاں سے آئل جو ہے وہ ریلیز کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ریزروز تو اتنے زیادہ نہیں ہے، رشیا کا آئل بہت زیادہ ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے رشیا کے آئل پر سے پابندیاں ہٹا دی کہ بھائی اپنا آئل مارکیٹ کے اندر چھوڑ دو تاکہ مارکیٹ کو تھوڑا سا سانس آئے۔ اب رشیا کی جانب سے فیصلہ یہ سامنے آیا کہ 1 اپریل سے، یعنی کہ پرسوں، آج 30 ہے، کل 31 ہے، پرسوں 1 اپریل سے رشیا کی جانب سے جو گیسولین ہے، جو پٹرول ہے، اس کی برآمدات کو رشیا نے بند کر دیا ہے 31 جولائی تک کے لیے۔ اب جس رشیا کے آئل پر یا گیسولین پر جس پر سے ڈونلڈ ٹرمپ نے پابندیاں بھی ہٹا دی کہ چلو مارکیٹ کو سانس آئے گا، تو اگر رشیا 1 اپریل کو گیسولین روک لے گا، اس کی برآمدات روک لے گا، تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مزید دم گھٹ جائے گا پوری دنیا کا، جو آئل کے پرائسز ہیں وہ اور اوپر چلے جائیں گے، کیونکہ رشیا جو کہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پر کام کر رہا تھا پوری دنیا کے لیے یہ آبنائے ہرمز بند ہونے کے بعد، تو اس رشیا نے، سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ اس رشیا نے یہ فیصلہ کیا کیوں؟ اچھا خاصا کاروبار چل رہا ہے پوری دنیا، جاپان، ساؤتھ کوریا یہ بھی رابطے کر رہے ہیں رشیا سے، ایون کہ یورپ پر بھی اتنی مجبوری آ سکتی تھی کہ وہ بھی رشیا کا دروازہ کھٹکھٹا دیتا کہ لا بھائی آئل دیتے، تو اس رشیا نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ نہیں جی میں تو 1 اپریل سے اپنی گیسولین جو ہے وہ نہیں دوں گا، کسی بھی کنٹری کو نہیں بیچوں گا، کیونکہ اپنی ضروریات کو رشیا پورا کرے گا، اپنے عوام کے اوپر سے جو مہنگائی کا بوجھ ہے اس کو رشیا کی جانب سے کم کیا جائے گا۔ تو نمبر 1 تو اس لیے رشیا کی جانب سے فیصلہ کیا گیا، اور نمبر 2 یوکرین کے حملے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یوکرین کے حملے نہ صرف بالٹک ریجن کے اندر، بالٹک سی کے کنارے جو رشیا کی پورٹ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس کو ایران کے خارگ آئلینڈ سے اگر کمپیئر کر لیں تو غلط نہیں ہوگا، یہیں سے رشیا کا سارا آئل یہاں پر اکٹھا بھی ہوتا ہے، پھر
यहाँ पर शिप्स भी आते हैं और वो दुनिया के कोने कोने में यहाँ से ऑयल लेकर भी जाते हैं। तो इस पोर्ट को यूक्रेन की जानिब से उड़ा दिया गया। यूं कह लें कि 40% इस पोर्ट के अंदर जो भी एनर्जी वगैरह का नुकसान है, जो एक्सपोर्ट वगैरह का नुकसान है, 40% रिपोर्ट हुआ। ना सिर्फ ये पोर्ट बल्कि दर्जनों जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो यूक्रेन की जानिब से वैसे तो इस 4 साल की जंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा उड़ाई गई, लेकिन स्पेशली ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाबंदियां हटाई गई थी ना, तो उसके बाद तो यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा हमले रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन तो मना कर रहा था ना डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई ये क्या गजब कर रहे हो, अपनी जंग लड़ो, रशिया के ऊपर से क्यों पाबंदियां हटा रहे हो। तो रशिया एक तो अपने अवाम पर से जो बोझ है वो कम करने के लिए, और दूसरा यूक्रेन के हमलों की वजह से जो रिफाइनरीज का नुकसान हुआ, तो उस वजह से रशिया ने ये बरामदात पर पाबंदी है वो लगा दी गई है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक ये पाबंदी जो है वो रशिया की जानिब से कायम रहेगी गैसोलीन पर। अच्छा, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि जनाब हो सकता है कि रशिया ईरान की मदद कर रहा हो। रशिया की जानिब से गैसोलीन पर पाबंदी इसलिए लगाई गई ताकि ईरान को थोड़ी सी मदद मिल जाए इस जंग के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप का सॉफ्टवेयर जो कि अपडेट तो हो रहा है लेकिन वो और तेज़ी के साथ अपडेट हो जाए, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे अमेरिका के अंदर, अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। फिर पूरी दुनिया से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये वजह है क्या रशिया के इस फैसले की? तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये वजह होती मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, तो ये ऑयल पर रशिया की जानिब से पाबंदी लगाई जाती, क्रूड ऑयल पर पाबंदी नहीं लगाई गई। सिर्फ जो रिफाइंड ऑयल है, जो गैसोलीन है, उस पर रशिया की जानिब से पाबंदी लगाई गई है। और उसकी वजह मैंने आपको बता दिया कि ऑयल रिफाइनरीज को अच्छा खासा नुकसान भी यूक्रेन की जानिब से पहुंचाया गया है। हाँ, क्रूड ऑयल चाइना को भी जाता रहेगा, इंडिया को भी जाता रहेगा, दीगर जो कंट्रीज हैं उनको रशिया का क्रूड ऑयल जाता रहेगा, और वो फिर खुद उसको रिफाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ईरान की मदद करना मकसूद है तो फिर क्रूड ऑयल के ऊपर पाबंदी लगाई जाती। रशिया की जानिब से क्रूड ऑयल के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई। हाँ, गैसोलीन पर पाबंदी लगाई गई है, और उसकी 2 वजूहात मैंने आपको बता दी, एक तो महंगाई और दूसरा यूक्रेन के हमले। तो ये रशिया का फैसला, बहरहाल इसका इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट तो होगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। इवन के फैसला सामने आने के बाद मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जब ये फैसला इंप्लीमेंट हो जाएगा यानी कि 1 अप्रैल को, तो फिर ये ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, रशिया से जो चाइना है, भारत है, वो क्रूड ऑयल वगैरह लेते रहेंगे और अपनी ज़रूरियात को पूरा करते रहेंगे। बहरहाल इस फैसले के बाद ये और भी ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि जो जंग है ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, ये और भी ज़्यादा डिसाइसिव वक्त में दाखिल हो गई है कि या तो इस जंग को बहुत जल्द बंद करना पड़ेगा या फिर इस जंग को बड़ा करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि ना गोल्स अचीव हो रहे हैं, ना अपनाए हुरमस खुल रही है, और ऑल्टरनेट्स जो हैं रशिया जैसे, वो भी अपने ऑयल के ऊपर, अपनी गैसोलीन के ऊपर, उनकी जानिब से भी पाबंदियां आयद की जा रही हैं। तो इसके अलावा कौन ऑल्टरनेट होगा जो कि पूरी दुनिया की ज़रूरियात पूरी करेगा? जिस दुनिया की ज़रूरियात यही खित्ता पूरी करता है, रशिया भी इसका ऑल्टरनेट इस रीजन का उस तरह से नहीं बन सकता। खैर, अब तो रशिया ने भी बंद कर दिया अपनी गैसोलीन को, तो अब डोनाल्ड ट्रंप को या तो इस जंग को बंद करना पड़ेगा या फिर बड़ा करना पड़ेगा। अब चांसेस क्या ज़्यादा हैं? इस जंग के बंद होने के चांसेस ज़्यादा हैं या फिर इस जंग के बड़े होने के चांसेस ज़्यादा हैं? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो 2 रीजंस मैंने आपको बताई कि जनाब, एक तो अमेरिका से गोल्स कोई नहीं अचीव हो रहे, फिर पूरी दुनिया के अंदर जो महंगाई है, जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे तो इन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गोल्स मैं अचीव कर चुका, और महंगाई से या फिर गैसोलीन के प्राइसेस या ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाने से मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो 20 मजीद ऑयल टैंकर्स ईरान की जानिब से तोहफे में दे दिए गए हैं। मेरी रिस्पेक्ट बहुत करता है ईरान। ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। We've had very good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. We'll see how it works out, but they're very good, moving along very nicely. And they've destroyed a lot of additional targets today. The Navy's gone, the Air Force has gone, we know that. But we destroyed many targets today. It was a big day. And we are negotiating with them directly and indirectly. We have emissaries, but we also are dealing directly. And as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another
exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil. दोस्तों आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने एयर फोर्स वन के अंदर मीडिया से, सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी सब कुछ उड़ा दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। वही बातें इसकी जानिब से की गई हैं कि मैंने तो ईरान के अंदर अपने सारे गोल्स को अचीव कर लिया। बाकी जो महंगाई है, जो एनर्जी के प्राइसेस हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हूँ पूरी दुनिया के अंदर, और अमेरिका है। ये गलत बात नहीं है, दुरुस्त बात है कि अमेरिका ऑयल की प्रोडक्शन अमेरिका की सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका लाइट ऑयल है और इसको हैवी ऑयल की भी ज़रूरत है जो कि मिडिल ईस्ट से आता है। तो हैवी ऑयल पर इसकी कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो हैवी ऑयल पर चलती हैं, और फिर इंटरनेशनल मार्केट कोई अमेरिका की प्रोडक्शन के ऊपर तो नहीं चलती। इंटरनेशनल मार्केट का तो एक अलग सिस्टम है, और यही वजह है कि अमेरिका की होगा प्रोड्यूसर सबसे बड़ा, लेकिन फिर अमेरिकी जो हैं वो महंगाई का रोना क्यों रो रहे हैं, मुजाहरे क्यों कर रहे हैं। अमेरिकियों के जो गैस स्टेशंस हैं, जो ऑयल के प्राइसेस हैं, गैस के प्राइसेस हैं, वो क्यों ऊपर जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये खैर विक्ट्री को पोर्ट्रे कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है, और ये बता रहा है कि जी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ़र्क तो इसे बहुत अच्छी तरह से पड़ रहा है, और पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि इसको फ़र्क पड़ रहा है, और यही वजह है कि ये अपना 15 नुकाती एक फार्मूला लेकर मैदान में उतर गया। अच्छा, इस गुफ्तगू के दौरान आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि जनाब मुझे 20 मजीद ऑयल टैंकर्स का तोहफा ईरान की जानिब से दिया गया है। एक रिस्पेक्ट का जेस्चर ईरान की जानिब से दिखाया गया है उस अमेरिका के लिए जिस अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया। ईरान के अंदर मासूम बच्चों को अमेरिका की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। तो उस अमेरिका के सदर ने पहले कहा था कि जनाब 10 ऑयल टैंकर्स का तोहफा ईरान की जानिब से मुझे दिया गया, और फिर अब ये कह रहे हैं कि जनाब 20 ऑयल टैंकर्स जो हैं वो मुझे ईरान ने मजीद दिए हैं। तो ये जो आबनाए हुर्मज़ बंद है, ईरान ने जो आबनाए हुर्मज़ बंद कर रखी है, तो उस पर उसका अमेरिका पर कोई असर नहीं पड़ रहा। ये डोनाल्ड ट्रंप कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो 20 ऑयल टैंकर्स का इसकी जानिब से दावा सामने आया, तो ये मैं आपको बता दूं कि 2 रोज़ कबल वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ख़ारजा अपने इसहाक डार, इनकी जानिब से भी सेम यही स्टेटमेंट सामने आई थी कि ईरान के साथ 20 ऑयल टैंकर्स की डील पाकिस्तान की हो गई है। पहले भी इसकी जानिब से कहा गया था कि जी पाकिस्तानी फ्लैग ऑयल टैंकर्स गुजरे हैं और मुझे 10 ऑयल टैंकर्स का तोहफा ईरान की जानिब से दिया गया। अब भी ये जो 20 ऑयल टैंकर्स वाली कहानी है, या ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये भी पाकिस्तान की और अमेरिका की ये स्टेटमेंट्स मिलती जुलती हैं। अब ये आने वाले चंद घंटों में क्लियर हो जाएगा। वो जो 10 ऑयल टैंकर्स थे उनकी तो मैंने वजह आपको बता दी थी कि वो ईरान की जानिब से क्यों अमेरिका को ऑयल टैंकर्स 10 ऑयल टैंकर्स दिए गए थे। लेकिन ये जो 20 ऑयल टैंकर्स का दावा अमेरिका की जानिब से सामने आ रहा है पाकिस्तान की इस डील के बाद कि जी 20 ऑयल टैंकर्स की डील हो गई है ईरान के साथ, तो ये इस दावे की हकीकत क्या है वो आने वाले चंद घंटों में खबर जो है वो सामने आ जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान आपको मालूम है कि कोशिश तो कर रहा है, ना सिर्फ ये ऑयल टैंकर्स निकालने की कोशिश कर रहा है बल्कि डील करने की भी कोशिश पाकिस्तान की जानिब से की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जहाँ पर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा बैठे थे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के साथ इनकी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के बाद इसहाक डार ने कहा कि जनाब फैसला ये हुआ, इस मीटिंग के अंदर हमने डिस्कस ये किया कि जंग किसी के मफाद में नहीं है। फिर मुस्लिम उम्मा की यूनिटी की भी बात की गई इसहाक डार की जानिब से, और इस उम्मीद का भी इजहार किया गया कि जी आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान की यहाँ पर बैठक लग सकती है। तो ये इन्होंने कहा कि डिस्कस हुआ कि जंग किसी के मफाद में नहीं है। और ख़बरें इस तरह की हैं कि इस मीटिंग के अंदर डिस्कस ये हुआ कि ईरान आबनाए हुर्मज़ को खोले और उसके बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। अब ये ख़बरें जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं कि इनकी जानिब से ईरान को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आप आबनाए हुर्मज़ खोलेंगे तो फिर ये मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। आपको मालूम है कि ईरान ऐसा नहीं कर सकता। आबनाए हुर्मज़ ईरान के पास एक बहुत बड़ा हथियार है, और ये हथियार बहुत अच्छे से ईरान की जानिब से इस्तेमाल भी किया जा रहा है, और इससे अमेरिका का सॉफ्टवेयर भी बहुत तेज़ी के साथ अपडेट हो रहा है। और यही वजह है कि ये आबनाए हुर्मज़ को ये जो कंट्रीज हैं वो सबसे पहले खुलवाना चाहते हैं। ये नहीं कि जनाब पहले अमेरिका और इसराइल हमले बंद कर दें फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। इनकी जानिब से ये पैगाम भेजा गया कि पहले ईरान आबनाए हुर्मज़ को खोल दे, फिर जो है वो मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ये खबरें मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं। अब ईरान की जानिब से इस मुतालबे पर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या जवाब सामने आएगा ईरान की जानिब से। स्ट्रेट फॉरवर्ड बिग स्ट्रेट नो
ایران کی جانب سے کیا جا چکا ہے، اور ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ان دعووں کو بھی مسترد کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی وکٹری کو پروجیکٹ کر رہا ہے، پھر یہ دعوے کر رہا ہے کہ جی ایران میرے ساتھ ڈائریکٹلی نیگوشیٹ کر رہا ہے۔ تو ایران نے کہا کہ نہیں، ڈائریکٹلی کوئی نیگوشیٹ نہیں کر رہے، ہاں پاکستان کے تھرو نیگوشیشنز جاری ہیں، لیکن ایران کے اپنے مطالبات ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے 15 جو نکاتی اس کا پروپوزل ہے اس کو ایران کی جانب سے مسترد کیا جا چکا ہے، اور یہ جو پروپوزل بھیجا گیا ان 4 کنٹریز کی جانب سے کہ جی آبنائے ہرمز کو کھول دو اور پھر مذاکرات جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے، اپنے نیت دکھاؤ، اچھی نیت دکھاؤ آبنائے ہرمز کو کھول کر، تو میرا خیال ہے کہ ایران کی جانب سے یہ جو مطالبہ ہے اس کو بھی مسترد کر دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز کا جو ہتھیار جو بہت اچھے سے ایران استعمال کر رہا ہے، تو آبنائے ہرمز کو ایران کی جانب سے تب تک نہیں کھولا جانا چاہیے جب تک امریکہ اور اسرائیل یہ حملے بند نہ کر دیں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس جنگ کے بڑے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، اس جنگ کے بند ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح کے میسیجز سامنے آ رہے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ایران نے یہ جو مطالبہ ہے اس کا جواب ان کو دے دیا ہے۔ میں ٹروتھ سوشل نکال لوں ڈونلڈ ٹرمپ کا، کیونکہ میں نے اب سے کچھ دیر قبل وہ پیغام جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پڑھا تھا، کیونکہ اس نے تقریباً یوں کہہ لیں گے آدھا پونا گھنٹہ قبل، اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ آپ کو تو نظر آ رہا ہوگا پیغام جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو پیغام لکھا گیا۔ The United States of America is in serious discussions with a new and more reasonable regime to end our military operations in Iran. Great progress has been made, but if for any reason a deal is not shortly reached, which is probably be, and if the Hormuz Strait is not immediately open for business, تو پھر اس نے کہا کہ میں خارگ آئلینڈ کو بھی قبضہ لوں گا، میں الیکٹرک جنریٹنگ پلانٹس ہیں ان کو بھی میں ٹارگٹ کروں گا، آئل کے جو کنویں ہیں ان کو بھی میری جانب سے ٹارگٹ کیا جائے گا، تو امیجیٹلی جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو کھولنے کا مطالبہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور یہ جو 4 بیٹھک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے گزشتہ روز پاکستان کے اندر، تو خبروں کے مطابق ان کی جانب سے پیغام ایران کو پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز نہیں کھولے گا تو میں انہیں آگ لگا دوں گا، اس کے تیل کے کنووں کو بھی آگ لگا دوں گا، خارگ آئلینڈ کو بھی قبضہ لوں گا، ورنہ پھر ڈیل ہو سکتی ہے اگر ایران آبنائے ہرمز کو کھول دے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ سے، اس پیغام سے بھی واضح ہے کہ انہوں نے ایران کے سامنے کنڈیشن رکھی ہے کہ مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے، نہ کہ یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل ایران کے اوپر حملے بند کر دیں۔ اب یہ جو سچویشن میں نے آپ کو بتائی تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جنگ بہت جلد بند ہونے والی ہے یا پھر یہ جنگ بہت جلد بڑی ہونے والی ہے۔ جس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں رشیا کی جانب سے اور جس طرح کے جوابات سامنے آ رہے ہیں ایران کی جانب سے ان مطالبات پر، تو لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ بہت جلد بڑی ہو سکتی ہے۔ اور بڑی ہونے کا مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی خارگ آئلینڈ کے اوپر امریکہ کی جانب سے قبضہ یا پھر زمینی جنگ کا آغاز امریکہ کی جانب سے ایران کے اندر کر دیا جائے گا، اور پھر تابوتوں پر تابوت امریکہ جو ہے وہ ریسیو کرے گا، اپنی فوجیوں کی لاشیں امریکہ کی جانب سے ریسیو کی جائیں گی اگر یہ غلطی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ میں نظر رکھوں گا، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔